नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। बात करेंगे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की और साथ ही साथ बात होगी कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की भी होगी। कई सारे सवाल और जवाब होंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। 1947 में आज हुए देश के बंटवारे और संघर्षों को याद करने का दिन। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रधानमंत्री ने विस्थापन का दंश झेलने वालों को किया नमन। भाजपा निकाल रही है मौन मार्च, डीयू में लगेगी प्रदर्शनी। विपक्ष के गठबंधन में पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर खींचतान हुई तेज। सोशल मीडिया पर गढ़े जा रहे हैं नैरेटिव। टीएमसी ने बताया ममता बनर्जी को सबसे योग्य उम्मीदवार। अखिलेश यादव ने यूपी की सभी सीटों पर सपा उम्मीदवार उतारने का किया फैसला। शिवसेना को रास नहीं आया, अजित पवार और शरद पवार की मुलाकात। महाविकास अघाड़ी ने कहा अपनी स्थिति स्पष्ट करें शरद पवार। मुंबई में इंडिया गठबंधन के सम्मेलन से पहले महाविकास अघाड़ी में घमासान। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले दिखा कांग्रेस नेता कमलनाथ का सॉफ्ट हिंदुत्व। आज उज्जैन में बाबा महाकाल की पालकी निकालेंगे। पिछले हफ्ते बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का किया था आयोजन। बीजेपी ने साधा निशाना, कहा सुविधा भोगी हिंदू चुनाव में बन जाते हैं इच्छाधारी हिंदू, वोटरों को भरमाने की करते हैं कोशिश। और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने मचाई तबाही। सोलन में बादल फटने से 7 लोगों की मौत। शिमला में भूस्खलन होने के कारण 25 से 30 लोगों के दबने की आशंका। राज्य में सभी स्कूल बंद। उत्तराखंड में भी भारी बारिश से हो रही है तबाही। तो इस वक्त में सबसे पहले बात करेंगे विभाजन के दंश की। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आज मनाया जा रहा है। क्यों ये दिवस महत्वपूर्ण है और क्या कुछ है इसके पीछे का जो विभाजन का दंश, उसको जानेंगे समझेंगे इस खबर के जरिए। और क्यों ये जरूरी है ये भी जानेंगे। भारतीय इतिहास में आज का दिन देश के विभाजन के लिए जाना जाता है। एक ऐसी तारीख जो भारत के लिए एक गहरा जख्म है। आज के दिन को देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 1947 को आज ही के दिन देश का बंटवारा हुआ था और भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 अलग अलग राष्ट्र घोषित किए गए थे। आज के दिन इस विभाजन में न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के 2 टुकड़े किए गए बल्कि बंगाल का भी विभाजन कर दिया। यह महज सीमाओं का बंटवारा नहीं था, विभाजन ने कई दिल तोड़े थे, परिवारों, रिश्तों और भावनाओं का बंटवारा कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर याद किए जाने का निर्णय लिया। बीजेपी आज देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। मौन जुलूस भी निकाले जा रहे हैं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के इस मौके पर। विभाजन के दंश को याद किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में होगा। भारत के विभाजन की कहानी की थीम पर आज से एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर दिल्ली विश्वविद्यालय में भी एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्वतंत्रता और विभाजन अध्ययन केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। स्वतंत्रता और विभाजन अध्ययन केंद्र विभाजन विभीषिका से उपजी गंभीर मानवीय त्रासदी, दर्द, विपदा और अंततः विजय जैसे असंख्य तथ्य, कहानियां और यादें हैं जो इस केंद्र द्वारा अध्ययनों से प्रकाश में आएंगे।
तो ये समझा जा सकता है कि कितना दंश, कितना दर्द इस विभाजन के समय भारत ने, हिंदुस्तान ने झेला, और उसके बाद तमाम जो पीढ़ियां आई उन्होंने भी इस दंश को झेला, उसकी यादें उनके साथ में जीवित रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन भारतवासियों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का अवसर है जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। इसके साथ ही यह दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष को भी याद दिलाता है जिन्हें विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे सभी लोगों को मेरा शत शत नमन। और विभाजन की विभीषिका के इस स्मृति के समय पर, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी एक वीडियो संदेश जारी किया है। आइए देखते हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। जिंदगियों का विभाजन। भारत का विभाजन अभूतपूर्व मानव विस्थापन और पलायन की एक दर्दनाक कहानी है। लाखों लोग अजनबियों के बीच विपरीत परिस्थितियों में नया आशियाना तलाश रहे थे। 2 जून 1947 को एक ऐतिहासिक बैठक में भारत का विभाजन करने की योजना पर सहमति बनी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की बैठक में सर्वसम्मति से 9 जून 1947 को विभाजन की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। जून 1947 में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन के विभाजन प्रस्ताव को मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस ने मंजूरी दी। 14-15 अगस्त को भारत 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। इस बीच आपसी परामर्श से रेल सुविधा जारी रखी गई, जिसे बंटवारे के समय भारत और पाकिस्तान के बीच पलायन करने के लिए उपयोग किया गया। सबसे बड़ी संख्या में लोगों ने काफिलों में पलायन किया। इन काफिलों की लंबाई 10 मील से लेकर 27 मील तक बताई जाती है। इस दौरान दोनों तरफ से दंगे भड़के और हिंसा में लाखों लोगों की जान गई। मारे गए लोगों का अनुमानित आंकड़ा 5 से 10 लाख है। विभाजन की विभीषिका में अपने प्राण गंवाने वाले लाखों भारतवासियों को शत शत नमन। और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर इस पूरे तमाम कार्यक्रम जो हो रहे हैं देश भर में, उनके बारे में बातचीत करने के लिए, और किस तरह से देश के लोग और ख़ास तौर पर जो युवा पीढ़ी है वो कैसे आज के दिन को याद कर रही है, इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा इस वक्त मौजूद है। शैलेंद्र, किस तरह से आज के दिन को याद किया जाए, ख़ासतौर पर जो हमारी युवा पीढ़ी है इस विभाजन के दंश को वो समझ सके? कितने संघर्षों के बाद भारत ने एक जो नए भारत का निर्माण हो रहा है उसमें कितने संघर्ष साथ में जुड़े हुए हैं, और जो विभाजन की विभीषिका है उसको समझने की जरूरत है। ये देखिए निखिल, कोई भी देश तभी तेजी से आगे विकास कर सकता है, आगे बढ़ सकता है जब उसकी युवा पीढ़ी अपने इतिहास को जाने, इतिहास में क्या कुछ हुआ इसको बेहतर तरीके से समझ सके। बीजेपी संसदीय दल की बैठक जब संसद सत्र के दौरान हुई थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि इस दिन को मनाया जाए, जिससे कि जो युवा पीढ़ी है वो जान सके कि विभाजन की विभीषिका किस तरह से हमारी पीढ़ियों ने झेला है। और हम जानते हैं कि लाखों परिवार जो विस्थापित हुए थे, कितना उनको कष्ट उठाना पड़ा था, लाखों लोगों की जान गई थी। तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो इस सबको जान समझ पाया कि कितना संघर्ष किया हमारे पूर्वजों ने, कितनी पीड़ा झेली, कितना दंश झेला जब ये विभाजन का दंश देश को झेलना पड़ा था। तो ऐसे में युवाओं के लिए, युवा पीढ़ी के लिए जानना जरूरी है कि आज का जो हम भारत देख रहे हैं, जो तेजी से आगे बढ़ता हुआ भारत देख रहे हैं, उसने कितनी चुनौतियां झेली है, उसने कितने चुनौतियों से पार पाया है, उसने अपने कितने अपनों को खोया है आज यहाँ तक पहुंचने के लिए। और अब जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमें अपने इतिहास को भी याद करना होगा, उस विभाजन की विभीषिका और दंश को भी याद करना होगा कि हमारी जो पूर्व की पीढ़ी थी उसने कितना दंश झेला, कितनी चुनौतियां झेली, जिनको विभाजन की वजह से विस्थापित होना पड़ा था। जी, 75 वर्ष गुजर गए। 2021 में इस दिवस की शुरुआत की गई। ये भी एक अपने आप में बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो किस तरह से इसको याद करे, इस बात के बारे में तो सोचना पहले ही चाहिए था। निश्चित तौर पर देखिए, ये पहल हुई है, काफी पहले इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हम जानते हैं कि इस बारे में सोचा गया कि युवाओं के लिए ये जरूरी है कि वो देश के इतिहास को जाने
हमारी पीढ़ी ने कितना संघर्ष किया है, भारत की पूर्व की जो पीढ़ी है उसने कितना संघर्ष किया है, उस बारे में भी जाने। क्योंकि जब हम अपने इतिहास के बारे में बेहतर तरीके से समझ रखेंगे तो निश्चित तौर पर भविष्य निर्माण में हमें आसानी होगी। तो हम देख रहे हैं कि देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। बीजेपी की तरफ से मौन जुलूस निकाले जा रहे हैं, प्रदर्शनी लगाई जा रही है, विश्वविद्यालयों में प्रदर्शनी लगाई जा रही है। आप दिल्ली में देखें, वाराणसी में देखें, उत्तर भारत में देखें, दक्षिण भारत में देखें, तमाम कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं और जिसमें बड़े स्तर पर युवाओं की भूमिका, युवाओं की जो सहभागिता है वो सुनिश्चित की जा रही है, तो जिससे कि युवा ज्यादा से ज्यादा वो जो दंश हमारी पीढ़ी ने झेला था उसे जान समझ सके कि हमारे इस आजादी की कितनी कीमत है, जो चुकाई है हमारे पूर्व के पीढ़ी के लोगों ने और जिन्होंने विभाजन का दंश झेला है। तो हम देख रहे हैं कि तब से जब से इस बात का ऐलान हुआ कि आज के दिन को विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, हर वर्ष 14 अगस्त को देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन होता है। आज दिल्ली में शाम को बीजेपी की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम है, आज मौन जुलूस भी निकाला जाना है, दिल्ली विश्वविद्यालय में भी कार्यक्रम रखा गया। इस तरह हम देश भर के अलग अलग शहरों में भी देख रहे हैं कि कार्यक्रम हो रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर तो ये जो विभाजन की विभीषिका है, जो इसका दंश देश ने झेला था 1947 में 14 अगस्त को, आज उसको याद किया जा रहा है, इस विभाजन के दंश को। और जैसा कि आपने कहा कि ज़रूरी है कि हमारी युवा पीढ़ी इस पूरे दंश के बारे में, इस विभाजन की का स्मरण रखे, क्योंकि इसी के ज़रिए वो जो है कम से कम जब इतिहास को हम अगर याद रखेंगे, इतिहास को याद रखेंगे, तभी हम जो है अपना बेहतर भविष्य तय कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शैलेंद्र। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। और यहां से बढ़ेंगे अपनी अगली खबर की तरफ, जो कि विपक्षी एकता में फेस और पीएम पद को लेकर संघर्ष की कहानी कहती है। किस तरह से विपक्षी एकता में चेहरे को लेकर संघर्ष है। हरियाणा के कैथल में राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी को वोट देने वाले राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, राक्षस प्रवृत्ति के हैं, ऐसा सुरजेवाला ने कहा। महाभारत की पावन भूमि से ऐसी बात बोलकर रणदीप सुरजेवाला ने एक तरह से अपनी खींच ही निकाली है। इस बात को साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अगर वोटरों के खिलाफ इस तरह की बात कही जाए तो उस पर क्या मंशा हो सकती है। दरअसल विपक्षी गठबंधन में पीएम चेहरे को लेकर मचे घमासान के बीच कांग्रेस पार्टी में सीट शेयरिंग का दबाव बढ़ा है। जाहिर है क्षेत्रीय पार्टियां अपने वोट बैंक में कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन कांग्रेस से इसकी उम्मीद जरूर रखती हैं और क्षेत्रीय पार्टियां अपने वोट बैंक में कांग्रेस के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ना चाहती। उधर टीएमसी अपने सोशल मीडिया कैंपेन में ममता बनर्जी को पीएम पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार के तौर पर प्रमोट कर रही है। ममता दीदी की उम्मीदवारी के लिए बन रही रील्स का स्लोगन है, बोलचे बंगलार जोनोता पीएम होक ममता, यानी कि जनता कह रही है कि ममता बनर्जी अब पीएम बनेगी। पीएम मोदी ने पंचायत चुनाव में खूनी संघर्ष का जिक्र करके टीएमसी की सियासत को एक्सपोज कर दिया था। प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले ही इस बारे में साफ तौर पर कहा था। अब टीएमसी भ्रष्टाचार और चुनावी हिंसा की काट में ममता बनर्जी को पीएम उम्मीदवार बता रही है। उधर समाजवादी पार्टी ने भी संगठन में बदलाव की लिस्ट बनाई है और अपने माई समीकरण का दायरा बढ़ाया है। जो माई समीकरण है, मुस्लिम और यादव का समीकरण, उसका दायरा बढ़ाया है। मिशन 2024 के मंसूबे में सपा ने लोकसभा की सभी सीटों पर अपनी उम्मीदवारी देने का फैसला किया है, यानी सभी सीटों पर सपा अपनी उम्मीदवार उतारेगी। जाहिर है सपा ने अपने संगठन में बड़ा बदलाव भी किया है। सपा ने अब ओनली यादव की पार्टी से निकलकर अति पिछड़ा वर्ग को भी पार्टी में पद देने का ऐलान किया है। बीजेपी के सर्व समाज को टक्कर देने के लिए अखिलेश ने अन्य जातियों और मुस्लिम तबके को प्रमुखता दी है, ताकि दूसरी जातियों का झुकाव भी सपा के लिए हो सके। बिहार में महागठबंधन में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी की कोशिशों के बावजूद नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार से मना कर दिया है। तो कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो, लेकिन नीतीश कुमार ने इससे साफ इनकार किया है। फिलहाल इस पर कांग्रेस अभी दबाव बना रही है। उधर नीतीश ने केंद्रीय राजनीति में भूमिका को लेकर फिर संघर्ष तेज कर दिया है। वो चाहते हैं कि केंद्रीय भूमिका में उनकी जो स्थिति है वो बनी रहे। और आइए अब एक बार सुन लेते हैं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा के कैथल में जनसभा में आखिर कहा क्या था। तुम लोग भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है
और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं उनको। तो महाभारत की धरती से श्राप दे रहे हैं रणदीप सुरजेवाला, और उन्होंने कहा कि जो बीजेपी को वोट देते हैं, जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, वो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। लोकतंत्र में क्या इस तरह की वाणी बोली जानी चाहिए, और ख़ासतौर पर पूरे वोटरों को, यानी देश के एक बड़े समुदाय को जो है उसको इस तरह की बात कहना कितना समीचीन है और कितना उचित है, इस पर दर्शक भी जरूर विचार करेंगे। वही टीएमसी नेता कुणाल घोष ने ममता बनर्जी को विपक्षी गठबंधन के लिए पीएम पद का सबसे अनुभवी चेहरा बताते हुए कहा कि ममता बनर्जी 7 बार की सांसद हैं, 4 बार केंद्रीय मंत्री रही हैं, 2 बार की रेल मंत्री रही हैं और 3 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ममता बनर्जी 7 बार की सांसद, 4 बार केंद्रीय मंत्री, 2 बार की रेल मंत्री और 3 बार की मुख्यमंत्री है। तो देश में प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा अनुभवी ममता बनर्जी ही है। राजनीतिविद नहीं। तो ममता बनर्जी को सबसे बेहतर उम्मीदवार बता रही है टीएमसी। समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। सुरजेवाला कह रहे हैं कि जो बीजेपी को वोट दे वो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। तो किस तरह से ये जो पूरा नैरेटिव है ये किस तरफ जा रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान, दरअसल 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ यादव जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि मिश्रा हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। और विनोद मिश्रा जो हमारे संपादकीय सलाहकार हैं वो भी जुड़े हुए हैं। लेकिन जो मूल विषय है इसका कि आखिर जब 26 दलों के गठबंधन की बात हुई थी तब उस समय से ही ये बात बार बार पूछी जा रही थी कि आपका प्रधानमंत्री पद का फेस कौन होगा। उस वक्त कहा गया कि ये बाद में तय कर लेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि ये बाद में नहीं, प्रोजेक्शन अभी जारी हो गया है। एक बार फिर से अपने जो हमारे खास मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करा दें, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो जुड़े हुए हैं। जी, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में सिद्धार्थ यादव जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है वो जुड़े हुए हैं। ऋषि मिश्रा जी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे कोलकाता से मैं अपने संवाददाता को भी देख पा रहा हूँ, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही साथ विनोद मिश्रा हमारे संपादकीय सलाहकार वो भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं प्रसेनजीत आपके पास आऊँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि कोलकाता में क्या कुछ डेवलपमेंट्स है, क्योंकि तमाम सारे पोस्टर्स लहराए जा रहे हैं, तमाम वॉल राइटिंग की जा रही है कोलकाता की दीवारों पर कि ममता बनर्जी इस बार प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार होंगी। क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, ये तो पहले जब इन लोगों ने लोकसभा पर अविश्वास मत लाए थे तभी ये स्पष्ट हो गया था कि जिस तरह से अमित शाह गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन लोगों की जो अंदर की चेहरा वो नकाब उतार दिए थे, उसके बाद इस तरह की जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की जो नैरेटिव्स, ये नैरेटिव्स होना ही था। क्योंकि उसके बाद सबको होने लगा कि अपने पैर की तले की जमीन जो है वो खिसकता जा रहा है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे हो कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला हो। इनको ये समझ में आने लगे हैं। और बंगाल में जैसे कल अपने जो कुणाल घोष की जो बाइट अपने सुनाया लोगों को, ये कल इन्होंने यहाँ की एक इंडोर स्टेडियम में टीएमसी तृणमूल कांग्रेस फैंस क्लब की तरह एक बिना तृणमूल कांग्रेस की जो ध्वज है, उसका जो फ्लैग है, उसको इस्तेमाल ना करते हुए, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस की कुणाल घोष हो, चाहे मंत्री अरूप विश्वास हो, चाहे फिराद हाकिम हो, ये सारे लोगों को इकट्ठा करके
ये संदेशा देने की कोशिश में थे कि ममता बनर्जी वो अपनी जो कामकाज में कितना उनका तजुर्बा है और इसीलिए वो प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे आगे है और आगे होनी चाहिए। तो ये कहानी बंगाल में शुरुआत हो चुके हैं और ये जो पोस्टर्स है, ये पोस्टर लगाया गया जा रहा है। और ये जो बांग्ला आप कह रहे थे वो ये कहे कि जनता ने कह रही है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार ममता है। जनता और ममता, ये जो कविता है, ये कविता बना के वो बांग्ला स्लोगन बनाया गया है। निखिल जी जी जी, विनोद मिश्रा आपके पास आते हैं। आपने हमारी खबर देखी और दरअसल हम कहना भी यही चाह रहे हैं कि आपने सुना प्रसेनजीत दा को, ये कह रहे हैं कि टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि जनता और कह रही है कि ममता बनर्जी जो है वो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार होनी चाहिए। जब 26 दलों का गठबंधन हुआ था और बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था कि पीएम पद का फेस कौन होगा, तब कह रहे थे कि बाद में तय करेंगे और ये ज़रूरी नहीं है। आज उसी के लिए लड़ाई सतह पर आते दिख रही है, क्या कहेंगे आप? हम लोग तो बचपन से सुना करते थे कि पहले ऋषि महात्मा जो थे वो श्राप दिया करते थे गुस्से में आकर। तो आज जब ये हरियाणा के कैथल में रणदीप सिंह सुरजेवाला को ये श्राप देते हुए देखता हूँ, तो या तो सुरजेवाला जी महात्मा हो गए, तो लेकिन अगर महात्मा हो गए तो उनसे ये पूछा जाएगा कि उनको गुस्सा क्यों आता है। अब सुरजेवाला कह रहे हैं सीधे सीधे कि जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं वो राक्षस है, और वो एक इस तरह से कर रहे हैं कि वो महाभारत की भूमि से एक तरह से श्राप देने की बात भी कहते हैं। तो अब सवाल ये है कि कांग्रेस का जो श्राप देने की जो खीज है, जो गुस्सा है, वो क्यों है। अभी आपने देखा मानसून सेशन बीत गया, 20-22 दिनों के मानसून सेशन में कांग्रेस ने किस तरह से वहाँ मानसून में सेशन में गतिरोध पैदा करके और अविश्वास प्रस्ताव को लेके बाद में आई, और उस प्रस्ताव के साथ में अगर राहुल गांधी का परफॉर्मेंस 0 है तो उसको लेके अगर सुरजेवाला उस खींच में अगर वहाँ बीजेपी को वोट देने वाले को श्राप दे रहे हैं, तो ये उनकी एक खींच में उनकी परेशानी को समझा जा सकता है। और वो इसलिए भी कि जैसा कि आप अपने रिपोर्ट में बता रहे थे कि अभी मुंबई में होने वाला है इंडिया गठबंधन का जो तीसरा सम्मेलन है वो होने वाला है। वो गठबंधन में इम्पोर्टेंट ये है कि 2 बार के गठबंधन में अभी तक सारे विपक्षी एकता के नाम पर इन्होंने एक नाम तय किया था, INDIA का नाम जी, और उसको नाम को लेके आप देख रहे हैं कि अभी विवाद है और उस विवाद में अब कोर्ट तक के में पहुंच गया है दरवाजे पे उस नाम को लेके। तो जिसको वो बता रहे थे कि हमारा एक बड़ा सक्सेस है कि ये हुआ है मीटिंग का, जो हम UPA के बदले में INDIA का नाम लेके आए हैं जी। अब सवाल है कि ये इस मीटिंग में, मुंबई के इस मीटिंग में क्या होना है। एजेंडा तो इस मीटिंग का ये है कि उस मीटिंग में कन्वीनर तय किया जाएगा और सीट शेयरिंग की बात होगी। लेकिन जब सीट शेयरिंग की बात होगी और कन्वीनर की चर्चा होगी, तो उस बीच में आज जिस तरह से आप देख रहे हैं, जो अभी प्रसेनजीत बता रहे थे कि टीएमसी के वर्कर्स ने, टीएमसी के कार्यकर्ता ने, टीएमसी के बड़े नेताओं ने जो पहल की है, वो एक तरह से संकेत कांग्रेस को है जी। और कांग्रेस को ये बताने की कोशिश की है कि इन सारे चेहरों में सबसे अनुभवी ममता बनर्जी हैं, तो उनके नाम को, उनके फेस को अगर आगे किया जाता है, इसमें ये INDIA गठबंधन को फ़ायदा होगा तो वो बात की बात है। लेकिन टीएमसी को इसमें अपना फ़ायदा दिखने लगा है, क्योंकि ममता बनर्जी की जो लगातार पॉपुलैरिटी कम हुई है, कल पीएम ने, आपने सुना होगा, परसों एक मीटिंग में पीएम ने कहा, और पंचायती चुनाव में जो खूनी रंजिश और खूनी खेल की बात उन्होंने की, इससे टीएमसी की और परेशानी बढ़ी है। रही बात, आप जब आप दूसरे पार्टी की बात आप देखते हैं, तो आप अभी देखिए कल ही संडे को अभी अखिलेश यादव ने जो नया गठबंधन, सपा गठबंधन की लिस्ट जारी किया है। पहली बार इस गठबंधन में आप देखेंगे कि सपा के लिस्ट में सबसे कम जो वहाँ पे नाम है वो यादवों के हैं। तो इस सूची में अगर ये यादव के बदले में अदर बैकवर्ड कास्ट का नाम डाला गया है, मुस्लिम फेस का नाम लाया गया है, तो ये है कि वो सर्व समाज की बात जो बीजेपी की तरफ से है, और वो एक तरह से जनाधार बीजेपी का यूपी में बढ़ा है, उसके काट में अखिलेश ने ये कोशिश की है कि सभी समाज के लोगों को एक रिप्रेजेंटेशन देने की बात उसने की है। अब ये इसका मकसद क्या है, तो जाहिर सी बात है कि शिवपाल यादव पहले बता चुके हैं कि यूपी में जो सबसे ज़्यादा सीट जिसकी होगी वही सबसे बड़ा दावेदार होगा। बिहार में आप देख लीजिए, नीतीश कुमार का अभी अभियान चल रहा है, कौमी एकता, वो भाईचारा का ये चला रहे हैं, कि जिसमें वो बताया जा रहा है कि सांप्रदायिक सद्भाव में नीतीश कुमार से आगे कोई नहीं है। नीतीश कुमार के भी अनुभव को वहाँ जेडीयू के कार्यकर्ता उस सभा में और उस यात्रा में, कौमी एकता यात्रा में बता रहे हैं कि नीतीश कुमार सबसे योग्य कैंडिडेट है। महाराष्ट्र की हालत तो आप देख ही रहे हैं, जो आपकी अगली रिपोर्ट है जी। लेकिन सवाल ये है कि इतने कंफ्यूजन के बीच में जब INDIA की गठबंधन की बात आप कहते हैं, जिस गठबंधन की
चट्टानी एकता को लेके आपने 20-22 दिनों के पार्लियामेंट सेशन को चलने नहीं दिया, वो चट्टानी एकता आपकी अभी धराशायी होती दिख रही है। लेकिन जी बिल्कुल, ऋषि मिश्रा आपसे समझना चाहेंगे, आप देख रहे हैं, आपने अभी स्पीचेस सुनी, ममता बनर्जी के लोग उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनता ने उनको चुन लिया है। समाजवादी पार्टी आपको लिफ्ट देने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं, मतलब कांग्रेस, आप, मैं समझ रहा हूँ कि आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आप उनके समर्थक माने जाते हैं, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि हम सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। नीतीश कुमार अपनी डफली अपना राग कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, और क्या ये फ्रस्ट्रेशन में अब वोटरों को राक्षस बताएगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, ये सर्वप्रथम रणदीप सुरजेवाला का जो बयान है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। इस प्रकार का बयान उनको नहीं देना चाहिए। लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, और किसको पसंद करते हैं, किसको नापसंद करते हैं, किसको वोट देते हैं, किसको सत्ता देते हैं, किसको सत्ता से मुक्त करते हैं, ये जनता पे डिपेंड करता है। तो जनता को राक्षस करना ये मैं उचित नहीं मानता हूँ। रणदीप सुरजेवाला जी के इस बयान से मैं सहमत हूँ। जहाँ तक अखिलेश यादव या ममता बनर्जी या नीतीश कुमार की बात है, चाहे इंडिया की बात है, तमाम ऐसे जो नेता हैं या पार्टी है, हर पार्टी के कार्यकर्ता या पार्टी चाहती है कि उनके नेता मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बने, अच्छे पद पे, सब सर्वोच्च पद पे जाए। तो ये पार्टी और कार्यकर्ताओं का भावना है। जहाँ तक पार्टी के शीर्ष नेता यदि जो रीजनल फोर्सेस हैं, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो, अखिलेश यादव की पार्टी हो, या नीतीश कुमार की पार्टी हो, या तमाम अन्य जो घटक दल हैं इंडिया के, उनके नेता, उन्होंने ऐसा कभी ऐसा नहीं कहा। अखिलेश यादव को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि उनको वो कह रहे हैं कि अब सभी सीटों पर वो लड़ेंगे। तो ये अखिलेश यादव की तरफ से ऑफिशियल बयान अभी नहीं आया है। क्या यह ममता बनर्जी की तरफ से ऑफिशियल बयान? ममता बनर्जी ने ऐसा क्या कहा है कि मैं प्रधानमंत्री के दावेदार हूँ? हाँ, हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि उनके नेता प्रधानमंत्री बने। आप बेहतर जानते हैं कि राजनीति में इस तरह के जो चीजें होती हैं उनको छोड़ा जाता है नापने तौलने के लिए। अब आप चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी लिख कर दे दें, और उसमें सवाल ये भी खड़ा होता है ऋषि जी कि जब 26 गठबंधन में से 25 लोग अपने अपने प्रधानमंत्री बनाएंगे तो राहुल गांधी का क्या होगा? अरे उनके लिए जिनके एक सांसद भी नहीं है, वो उनसे भी पूछेगा तो कहेंगे कि हमारे नेता प्रधानमंत्री के दावेदार है। तो इसीलिए तो मैंने कहा तो आप राहुल गांधी का आखिर क्या होगा फिर? अरे सुन तो लीजिए निखिल जी, राहुल गांधी की चिंता आप क्यों करते हैं? जी जी जी, निखिल भाई चिंता करने की जैसे प्रसन्नजीत आऊंगा आपके पास, ऋषि जी को अपनी बात खत्म कर लेंगे। जी, राहुल गांधी की नहीं, मैं इजाजत चाहूंगा। आपको जैसे पता है, मैं एक ही बात कह रहा हूँ। हाँ, कि यहाँ पे ऋषि जी सुन ले, उनको भी वो कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। हाँ चलिए, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। नहीं, कह लेंगे, एक सेंटेंस बोलेंगे, बोल दिए भाई। जी, मैं आपसे आप सब लोगों से इजाजत चाहूंगा। मुझे किसी दूसरे शो के लिए जाना पड़ेगा, मुझे एक बार इजाजत दे दीजिए। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू प्रसेनजीत जी, आपने अपनी बात अच्छी तरह से रखी। ऋषि जी ठीक है, अपनी बात रखिए। तो ये हर पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना होती है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावना होगी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। ये जनता डिसाइड करेगी कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किनको अधिक सीट आती है। उसके बाद ये बैठ के ये तमाम जो घटक दल है वो तय करेंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं की भावना को आप पार्टी के डिसीजन नहीं मान सकते हैं, ये मेरा कहना है। और जो जहाँ तक इंडिया की बात है, तो तमाम जैसे जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनको आगे करके चुनाव लड़ेगी। जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, कई तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे वर्तमान सरकार फिसडी साबित हुई है। तो नेता तय नहीं कर पाएंगे लेकिन लड़ेंगे। देखिए ये बात तो शुरू से कही जा रही है ऋषि जी, इस बात में कुछ कन्विक्शन आ नहीं रहा है। दरअसल आपके पास दोबारा आएंगे सिद्धार्थ जी, आपको 2 सेकंड जी हाँ बोलिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, कौन इनके दूल्हा हैं? राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने जा रही है, कौन इनके दूल्हा हैं? और मध्य प्रदेश में जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उनको लेकर भी संशय है कि बीजेपी उनको जो आगे करके चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी। हर चुनाव की अपनी रणनीति होती है। ये कहना है कि दूल्हा कौन है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि आप लोग अभी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं तय कर पाए हैं, आप राज्यों पे चले आएंगे कि वहां पर किस को आगे करके लड़ाएंगे। आप ये पूछना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, अब मैं ये समझता हूं कि आपके पास अपने प्रश्न का जवाब नहीं है, तो आप दूसरों से क्वेश्चन के बदले में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बहरहाल कोई बात नहीं। सिद्धार्थ जी किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये जो सारा गठबंधन की बात है,
ये कह रहे हैं कि जो सभी दल हैं वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पहले आया था कि जो उसका फेस कौन होगा तो ये उन्होंने बताया नहीं, और अब इस तरह की बातें सामने आ रही हैं जहां पर श्राप दिए जा रहे हैं वोटरों को। देखिए निखिल जी, आपने तो बहुत आगे की बात करी, आपने तो नेता चुनने की बात करी। मैं तो कहता हूं कौन कहां से चुनाव लड़ेगा अभी इस पर सहमति बन गई है क्या? संजय राउत जी ने तो कहा कि प्रियंका वाड्रा जी को लड़ना चाहिए वाराणसी से, पर अखिलेश यादव जी कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश तो सारी सीटों पे हम ही लड़ेंगे। ममता बनर्जी ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं कि जो जिस राज्य में जितना मजबूत है उसको वहां चुनाव लड़ना है, तो पूरे बंगाल में ममता जी लड़ेंगी। वहां प्रताप सिंह बाजवा जी कह चुके हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ हमारा कोई अलायंस नहीं है। राजा वड़िंग जी पंजाब में कहते हैं कि हमारा इस सरकार के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो अभी तो जो पार्टियां कहां पे कौन चुनाव लड़ेगा उस पर भी सहमति नहीं बना पाए, वो नेता कहां से चुनेंगे? चलिए ये छोड़िए, इनकी जो बैठक हुई उस बैठक का भी श्रेय अलग अलग लोगों को दिया जाता है। ये जो यूपीए और घमंडिया अलायंस की बैठक करी गई तो कोई श्रेय देता है कि ममता बनर्जी जी का कमाल है कि सब लोग एक साथ आए, कांग्रेस पार्टी कहती है राहुल गांधी का है, और ये आरजेडी और बिहार वाले सब कहते हैं तो नीतीश जी का है। तो अभी तो बहुत मूलभूत चीजों को लेकर के सहमति नहीं है। जहां तक आपने बात करी नेता की, तो देखिए इतिहास में भारत ने बहुत एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर्स भी देखे, अनस्टेबल सरकारें भी देखी, और ये देश जानता है कि घमंडिया अलायंस के नाम पर आई हुई ऐसी पार्टियां जो अपने पिछले नाम को छुपा करके दुकान में माल वही है पर नए नाम से बेचने की कोशिश कर रही है, वो किस प्रकार का एक अनस्टेबल ऑप्शन देश को सामने दे रही हैं, तो वो देश की जनता उसमें तय करेगी। लेकिन आपको कहीं सिद्धार्थ जी कहीं भी लगता है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो माई समीकरण से थोड़ा खिसकेगी, अदर बैकवर्ड कास्ट को जोड़ने की कोशिश करेगी, ये लोग कह रहे हैं कि जहां हम मजबूत होंगे वहां लड़ेंगे, तो आपको लगता है कि 26 लोग कहीं मिलकर लड़ रहे हैं तो बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं? निखिल जी, मुझे एक चीज की आपत्ति है, मैं बात पूरी कर देता हूं। ऋषि जी आप बाद में बोलिए, ऋषि जी आएंगे आपके पास, आपने पूरी बात रखी। ऋषि जी आप सुरजेवाला जी की तरह खींच में मत आइए। ऋषि जी आएंगे आपके पास। ऋषि जी ऐसा कभी हुआ है क्या कि आपको कहने के बाद समय नहीं दिया है कि आपको फिर से बोलने की जरूरत पड़ रही है? ये मेरी ऋषि जी आपने इतना लंबा अपना वक्तव्य रखा, ये खींच क्यों आ रही है? ऋषि जी हम किसी को सुन नहीं पा रहे इस वक्त। आप तो पाकिस्तान चले जाइए, आप ऋषि जी जाएंगे। अरे सुन तो लीजिए सिद्धार्थ जी, एक मिनट आप शांत रहिए। मैं कह रहा हूँ ऋषि जी, ऐसा कभी हुआ नहीं कि आपको कहने के बाद के बाद भी आपको बोलने का मौका न दिया हो? अगर उसके बावजूद आप अभी भी बोल रहे हैं तो मैं मानूंगा कि आप इसको डिरेल कर रहे हैं, दूसरों को बोलने नहीं दे रहे। आप उसको यूपीए कहिए, इंडिया को घमंडिया कहेंगे, मैं नहीं ठीक है, जब आपकी बारी आएगी तो आप उनको जो चाहेगा कहिएगा, लेकिन अभी तो कम से कम बीच बीच में आप टोकिए मत, आप कम से कम इंडिया से इतना, आप टोकिए मत। मैं ये समझता हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास खुद कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आप दूसरे स्पीकर्स को बोलने नहीं दे रहे। क्या यही समझा जाए? तो नहीं मैं मुझे फिर ये मजबूरी में कहना पड़ेगा कि आपकी ऑडियो आउट कराएं, आपकी ऑडियो आउट कराएं, आपकी ऑडियो आउट कराएं। इस तरह से नहीं चल सकता, इस तरह से नहीं चल सकता, इस तरह से नहीं चल सकता। इनके ऑडियो आउट कराएं। पीसीआर जी, चलिए सिद्धार्थ जी अपनी बात खत्म करिए। देखिए निखिल जी, यही तो है घमंडिया अलायंस, यही है वो घमंड, ना किसी की बात सुननी, ना किसी को अपनी बात कहने देना। लोकसभा में आप बोलेंगे तो हम बाहर चले जाएंगे, वैसे हम 18 दिन तक पूरे पार्लियामेंट को हाईजैक करके रखेंगे, हम वहां पे कोई चर्चा नहीं होने देंगे। और जब वास्तव में कोई चर्चा करेगा तो ना तो जिस बात पे हमने बोली थी कि चर्चा करो उस बात पर हम बात करेंगे, और जब दूसरा बोलेगा तो हम सुनेंगे नहीं। ये घमंडिया अलायंस है, और यही वो घमंडिया अलायंस है जो महाभारत की भूमि पर खड़े होकर जिनके बड़े नेता कह रहे हैं कि मैं श्राप दूंगा उन वोटर्स को जो भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे। 2 बार देश में पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी है देश के मतदाताओं ने, हम सम्मान करते हैं। आपको भी जब चुना था तब भी हमने सम्मान किया था। कौन नेता आया था निकलकर जब आपको चुना गया था ये कहने के लिए कि ये लोग जो हैं राक्षस प्रवृत्ति के हैं? कौन आया था? कोई नहीं आया था। ये घमंड है आपका, ये मान लेना कि मेरे को जो वोट ना करे वो सब राक्षस, जो राहुल गांधी को ना चुने वो सब राक्षस। और मैं आखिरी जवाब निखिल जी आपका भी कहता हूं, आपने कहा कि क्या इससे एनडीए को कोई खतरा है, ये सब लोग आपस में लड़ेंगे? किस प्रकार का खतरा? कौन सा खतरा? आपस में कोई सीट शेयरिंग पर इनका कोई कंसेंसस नहीं, कोई भारत के लिए कोई विजन नहीं। खतरा तो मैं कहता हूं भारत को है
क्योंकि ये जो बहरूपीय घमंडी अलायंस के नाम पर अपना चेहरा लेकर के आए हैं कि हम देश के लिए एक सरकार बना के लाएंगे, पर देश के लिए करेंगे क्या? ठीक है, करेंगे कुछ नहीं। इसलिए इस भारत के खतरे को बचाने के लिए आपने अपनी बात कह ली, आपने अपनी बात कह ली। ऋषि जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन अभी देखिए ऋषि जी, जिस तरह से आप बीच बीच में बोल रहे हैं, इसमें इसका मतलब है कि आप इसको डिरेल करना चाहते हैं। मैं इस चर्चा को खत्म करूंगा। विनोद जी आपके पास आऊंगा और ये चाहूंगा कि बहुत शॉर्ट में अपनी बात आप रख के खत्म करें। देखिए, अभी ऋषि जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था उनका, और सिद्धार्थ जी भी बोल रहे थे। अब एक्चुअली क्या है कि हम लोग कितनी बार ऋषि जी से आग्रह कर चुके हैं कि आप आते हैं तो कम से कम अपनी तैयारी के साथ आए। इस तरह से करना वो ठीक नहीं लगता है। बहुत मेहनत से हम लोग एक शो को लेके आते हैं आप लोगों के बीच में, और ये डिरेल करने की जो आपकी कोशिश है, उसके लिए मैं एक छोटा सा जवाब दे रहा हूँ कि यूपीए का नाम कभी आपने ऊपा सुना था क्या? कि किसी ने यूपीए को ऊपा बोला हो? तो INDIA जो आपका नाम है, उसको इंडिया कैसे लोग बोलेंगे? ठीक है, ये आप अपनी भाषा में इंडिया इंडिया लाके आप एक बड़ा नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट को ये तय करना है कि आप भारत को किस तरह से ये कर सकते हैं नाम को लेके, और या इंडिया का नाम लेके आप किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज अपना एक ग्रुप बना सकते हैं। ये सब हाई कोर्ट को तय करना है। लेकिन यूपीए ऊपा नहीं हुआ था, इसलिए INDIA जो है वो इंडिया नहीं हो सकता। रही बात आप आगे की बात मैं बता रहा हूँ। अभी सिद्धार्थ जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। जो सिद्धार्थ जी ने बात कही है वही हमारा आज की चर्चा का विषय है कि मुंबई में होने वाला जो INDA का जो तीसरा सम्मेलन होने वाला है, उसके प्रमुख चर्चा बिंदु में सबसे बड़ा सीट शेयरिंग का है, जो हम लोग पहली बार इस बात को बता चुके हैं जी। अब इसमें झमेला ये है कि जो आपको याद करना होगा, 4-5 महीने पहले जो एक मीटिंग में सबसे पहले ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था कि ये जो ड्राइविंग सीट है, उस ड्राइविंग सीट पे कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए, रीजनल पार्टियों को, जहां जो पार्टी मजबूत है वो पार्टी वहां से चुनाव लड़े। तो आखिर कांग्रेस पार्टी अगर ये ड्राइविंग सीट बिहार में छोड़ दे RJD को, यूपी में छोड़ दे अखिलेश यादव को, बंगाल में छोड़ दे ममता बनर्जी को, ऐसे सारे स्टेट को अगर आप गिना दें, DMK को छोड़ दे, CPM को छोड़ दे, केरल में, तो उसके पास में, कांग्रेस के पास में गिन के कितनी सीटें बच जाएगी? तो ये जो प्रोजेक्शन है विपक्षी एकता में, राहुल गांधी जब से दोबारा फिर से PM ये बन के आए हैं, MP का स्टेटस उनको मिला है, तो वो उनको एक मौका था जो अपने इस मेंबरशिप मिलने के बाद वो पार्लियामेंट में कुछ महत्वपूर्ण बातें और मिशन 2024 को लेके एक बड़ी बात कह सकते थे। तो उस समय में तो वो ये रावण, कुंभकर्ण और इन सारे चीज़ों में फंसाते रहे, और उनका जो प्रवक्ता सबसे बड़ा सुरजेवाला जी हैं, वो वहाँ श्राप दे रहे हैं। ठीक है। तो जब तक आपके देश में बताने के लिए एक ठोस पहल नहीं होगी, एक ठोस आपके सामने में कुछ ऐसे विचार नहीं होंगे, प्रोग्राम नहीं होंगे, तो आपके लिए ये INDIA गठबंधन कुछ दिनों के लिए एक चर्चा का विषय तो हो सकता है, लेकिन लोगों के नजर में ये कोई पॉलिटिकल आप एक ग्रुप बना लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। ऋषि मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहता था, लेकिन आज आपने मुझे सच में बहुत निराश किया। मुझे उम्मीद थी कि कम से कम आप मेरी बात सुनेंगे और आपका जब टर्न आएगा तब आप बोलेंगे। उस वजह से इतना अब आपने समय खराब कर दिया है कि अब आप रहने दीजिए, हम आपको अगली चर्चा में जब आएंगे तो आपके साथ आपकी बात सुनेंगे। लेकिन आज आपने सचमुच निराश किया। विनोद जी आपका शुक्रिया, ऋषि मिश्रा जी आपका शुक्रिया, और मैं चाहूंगा कि अगली बार आप जरूर अपनी बात थोड़ी व्यवस्थित तरीके से रखेंगे। और हमारे साथ में सिद्धार्थ यादव जी जुड़े हुए, वो भी उनका भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का, तीनों का। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की, जहां पर अजित पवार और शरद पवार की मुलाकात को लेकर के जो महाविकास आघाड़ी है उसको दिक्कत है। ये मुलाकात ठीक नहीं, ये कहना है सामना का, शिवसेना का जो अखबार है सामना कहता है कि यह मुलाकात ठीक नहीं है। इसके मायने क्या है? शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के मुखपत्र सामना ने शरद पवार और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मुलाकातों पर सवाल उठाया है। शिवसेना और कांग्रेस पार्टी का मानना है कि इससे भ्रम पैदा हो रहा है, क्योंकि एनसीपी की तरफ से शरद पवार के रुख को लेकर के भ्रम पैदा हो रहा है, यह मानना है। विपक्षी गठबंधन INDIA की तीसरी मीटिंग मुंबई में होनी है। संभव है कि इस मीटिंग में संयोजक यानी कन्वीनर का नाम तय हो जाए। लेकिन महाविकास आघाड़ी में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को लेकर असमंजस बना हुआ है। यह असमंजस है कि दरअसल वो किधर हैं। पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मुलाकात शरद पवार से हुई। पार्टी टूटने के बाद चाचा भतीजे की ये चौथी मुलाकात है। तो एक के बाद एक 4 बार मुलाकात की है, और इसको लेकर के शिवसेना और कांग्रेस जो है वो असमंजस में है। ऐसे में कांग्रेस और शिवसेना का उद्धव गुट अब शरद पवार पर सीधा निशाना भी साध रहे हैं।
वो सीधे निशाने पर ले रहे हैं शरद पवार को। शरद पवार ने इस बीच कहा है कि मेरे शुभचिंतक मुझे बीजेपी के साथ जाने के लिए मना रहे हैं, लेकिन मेरी पार्टी बीजेपी का विरोध करेगी। पुणे के एक समारोह में पीएम मोदी के साथ मंच न साझा करने के लिए कांग्रेस पार्टी और शिवसेना ने दबाव बनाया था, लेकिन शरद पवार ने एक नहीं मानी इन दोनों पार्टियों की। जाहिर है महाराष्ट्र की सियासत में पवार अबूझ पहेली बन गए हैं, तो पवार अभी भी अबूझ पहेली बने हुए हैं। शिशिर शेलार हमारे संवाददाता इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर, किस तरह से आप देख रहे हैं, कितनी मुश्किल दरअसल इस पूरी पॉलिटिक्स में कांग्रेस और एनसीपी के एक धड़े और शिवसेना उद्धव को हो रहा है, जब उनको लगता है कि ये जो महाविकास आघाड़ी है उसमें शरद पवार का जो रोल है वो बहुत डिसाइड नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर बात करें शरद पवार की राजनीति ना तब समझ में आ रही थी और ना अब समझ में आ रही है, और ये कहना हमारा नहीं, मीडिया का नहीं, बल्कि ये कहना उन सभी राजनेताओं का है जो इस वक्त महाराष्ट्र में राजनीति कर रहे हैं, खासतौर पर जो उनके साथ मतलब महाविकास आघाड़ी में मिलकर राजनीति कर रहे हैं। और यही कारण है कि अगर देखा जाए तो एनसीपी के दो फाड़ होते हैं, लेकिन दो फाड़ होने के बावजूद भी जो है अजित पवार और शरद पवार के रिश्ते जो है वैसे ही रहते हैं। और इस पर शरद पवार ने, हालांकि कल का ही बयान था उनका, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं पवार घर का जो मुखिया हूं और इसीलिए जो है अगर भतीजे मुझसे मिलना आना चाहते हैं तो ये सुर्खियां नहीं बननी चाहिए। जाहिर सी बात है शरद पवार का अंदरूनी पर्सनल इश्यूज है, ये उनका कहना था। लेकिन उनकी इसी बात पर अगर देखा जाए शिवसेना काफी नाखुश है। उन्होंने कहा कि आप अपनी रिश्तेदारी निभाते रहेंगे लेकिन दूसरी तरफ कार्यकर्ता जो है एक दूसरे से भिड़ते रहेंगे, क्या ये सही है? ये सवाल उठाया है संजय राउत ने। आज जब वो मीडिया से बात कर रहे थे सुबह तो उन्होंने ये बात कही। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि इस प्रकार का ढोंग, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा इस वर्ड को, इस प्रकार का ढोंग उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना के डीएनए में नहीं है। तो ये कड़ी आलोचना जो है शिवसेना के तरफे आज शरद पवार की गई है कि जिस प्रकार से मुलाकातें होती है और उसके बावजूद भी जो है जो बयान सामने आते हैं तो ऐसे में संभ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और ये सिर्फ शिवसेना का कहना, उद्धव ठाकरे गुट का कहना नहीं है, बल्कि कांग्रेस का भी यही कहना है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और इस वक्त अगर देखा जाए तो पृथ्वीराज चव्हाण, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि ये चल के आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा जिस प्रकार से उनकी मुलाकातें हो रही हैं। तो ऐसे में पहेली बने हुए हैं दरअसल शिशिर, पूरे इस प्रकरण में उनको बूझने की कुछ कोशिश हो रही है। ये समझ में आ रहा है कि आखिर चाचा का स्टेप क्या होगा, वो चाहते क्या है। देखिए शरद पवार जब कल उन्होंने बयान दिया था, स्पष्ट किया था कोई संभ्रम की स्थिति नहीं है, जो मेरे भतीजे मुझसे मिलने आए थे, बात वहीं पे खत्म होती है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि इस वक्त वो है महाविकास आघाड़ी और आईएनडीआई के ही हिस्से रहेंगे। और उन्होंने ये भी बात कही है कि मैं भी जो है जो मीटिंग मुंबई में होने वाली है आईएनडीआई की सदस्यों की, पार्टियों की, उसमें जो है उन्होंने कहा कि एनसीपी मतलब शरद पवार गुट, उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस जो मिलकर जो है ये मीटिंग का आयोजन यहाँ पर किया गया, तो ऐसे में वो आईएनडीआई के साथ है, महाविकास आघाड़ी के साथ है, ये उनका कहना है। लेकिन उनके इस बयान पर अगर देखा जाए विश्वास इसलिए नहीं बैठता क्योंकि पिछले कुछ दिनों का अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो जिस प्रकार से, उदाहरण देना चाहूंगा मैं, कि जिस प्रकार से शिवसेना के दो फाड़ हुए थे और शिवसेना के दोनों गुटों में जिस प्रकार से तकरार है, नोकझोंक अभी तक जारी है। लेकिन वो नोकझोंक शिवसेना एनसीपी के अगर देखा जाए तो गुट में ऐसा नहीं दिखाई देता है। उदाहरण दूसरा भी देना चाहूंगा कि कुछ ही दिनों पहले मुंबई में मानसून सत्र का आयोजन हुआ था। इस मानसून सत्र में अगर देखा जाए तो एनसीपी के दो धड़े थे, लेकिन इसके बावजूद भी हमने ये नहीं देखा कि दोनों धड़ों में कहीं टकराव है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो एनसीपी के विधायक यहां पर मानसून क्षेत्र में आए थे, वो उनकी हाजिरी जरूर लगी थी लेकिन वो सदन में दिखे नहीं थे। तो ये कहीं ना कहीं अब तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि पूरी की पूरी एनसीपी एक साथ है, क्या उसमें दो फाड़ है या फिर कौन किसको सपोर्ट कर रहा है जी। और यही दरअसल वजह है जो सबसे ज्यादा परेशानी दरअसल जो शिवसेना उद्धव ठाकरे का गुट है या कांग्रेस है, उसको परेशानी यही है कि जो इसका मैसेज जा रहा है दरअसल जो उनके वोटर्स हैं या जो उनके लोग हैं वो गलत जा रहा है। और यही छटपटाहट जिसको कहा जा सकता है, ये समझा जा रहा है। आपने बहुत अच्छे ढंग से उसकी व्याख्या की, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शिशिर शेलार। और अब बात करेंगे कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की, जिस पर लगातार आजकल कांग्रेस पार्टी जोर दे रही है और खासतौर पर ऐसे राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही मध्य प्रदेश कांग्रेस में हिंदुत्व का रंग चढ़ने लगा है। दरअसल ये सॉफ्ट जो
हिंदुत्व है उसका रंग जानबूझकर चढ़ाया जा रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही मध्य प्रदेश कांग्रेस में हिंदुत्व का रंग चढ़ने लगा है। पार्टी को लगने लगा है कि हिंदुत्व का एजेंडा अपनाकर ही अब चुनावी वैतरणी पार लगेगी। कभी भगवान श्री राम का अस्तित्व नकारने वाली कांग्रेस को अब भगवान भरोसे ही चुनावी नैया पार लगाने की आस लग रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को अब भगवान राम, हनुमान, भगवान शंकर और दूसरे देवी देवताओं की याद आई है। कमलनाथ ने पिछले हफ्ते अपने विधानसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा में अपने सांसद बेटे नकुलनाथ के साथ बागेश्वर धाम की पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की रामकथा करवाई। आज उज्जैन में भगवान महाकाल की सवारी में भी कमलनाथ शामिल होने जा रहे हैं। कांग्रेस के इस बदलते रूप ने चुनावी पंडितों को भी हैरत में डाल दिया है। बीजेपी उन्हें चुनावी हिंदू कह रही है तो कांग्रेस में भी दबी जुबान से इसका विरोध हो रहा है और बीजेपी लगातार इस पर हमलावर है। बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे अवसरवादी राजनीति की पराकाष्ठा बताते हुए कहा कि दरअसल कमलनाथ जी को हिंदुओं की ताकत समझ में आ गई है। अब कमलनाथ जी को हिंदुओं की ताकत समझ में आ गई, दरअसल में कांग्रेस को समझ में आ गई, लेकिन कमलनाथ जी ब्रजमंडल पे नहीं बोल रहे। आप देख रहे होंगे एक शब्द नहीं बोले वहां पर। ये जो मैं कहता हूं ना कि सुविधा भोगी हिंदू हैं, ये इच्छाधारी हिंदू हैं, ये व्यक्ति के हित के लिए, स्वयं के लिए काम करते हैं, समाज के लिए कभी काम नहीं करते, राष्ट्र के लिए काम नहीं करते, देश के लिए काम नहीं करते। इन्हें महान भारत में बदनाम भारत नजर आता है। ये इस तरह के लोग हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए रुक करेंगे भोपाल का, जहां हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजीत, किस तरह से देखते हैं इस पूरी सियासत को, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि ये चोलाधारी हैं और समय आने पर ये इन्होंने अपना चोला बदल लिया है, दरअसल ये वोटरों को रिझाने के लिए है। वोटर भी ये समझ रहे होंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए निखिल, अगर हम बात करें जो पूरा ये इस समय मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस का जो बदला हुआ रूप दिखाई दे रहा है, तो इसलिए सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अभी तक कांग्रेस जो है लंबे समय तक मध्य प्रदेश में सत्ता में रही है। 15 महीने कमलनाथ खुद जो है वो मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश में, और इसके अलावा लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री रहे हैं वो, और वर्तमान में पीसीसी चीफ भी है, यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं। तो पहले इस तरीके से कभी उन्होंने ऐसा कोई बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक या धार्मिक रूप उनका नहीं दिखाई दिया, लेकिन अब अचानक से देखिए उन्होंने इस महीने में 5 से लेकर 7 तारीख तक जो है छिंदवाड़ा, जो कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, उनके बेटे नकुलनाथ वहाँ के सांसद हैं, वहाँ पर उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वहाँ पर रामकथा करवाई। और उसके बाद आज वो महाकाल यानी मंदिर उज्जैन में जो सवारी निकलती है सावन के महीने में महाकाल बाबा की, उसमें वो शामिल हो रहे हैं। और आने वाले महीने में यानी कि सितंबर में 5 तारीख से लेकर 7 या 8 तारीख तक फिर से पंडित प्रदीप मिश्रा की जो है वो शिव कथा वहाँ पर होने जा रही है छिंदवाड़ा में, जहां पर की रामकथा हुई थी। तो देखिए ये 2 बड़े संत हैं, 2 बड़े ये कथावाचक है मध्य प्रदेश के, जिनका कि एक बड़ा प्रभाव है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की हम कह सकते हैं कि सोशल लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल पे एक बड़ी फैन फॉलोइंग उनकी है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में, पूरे देश भर में उनके जो है फॉलोवर्स है उनके। तो क्या इनके जरिए कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कमलनाथ की है कि अगर चुनावी वैतरणी पार करनी है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को साधना पड़ेगा, ऐसे लोगों को साथ के रखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व जो किनारा करती रही अभी तक कांग्रेस, उसको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और यही हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं वो हिंदुत्व की तरफ आगे आ रहे हैं, हिंदुत्व को वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम इससे दूर नहीं है, हम एक छोटा सा सवाल जब कमलनाथ करते हैं तो बहुत बड़ा मैसेज वो देने की कोशिश करते हैं कांग्रेस को। अजीत, आप हमें सुन पा रहे हैं? एक छोटा सा सवाल, दरअसल मैं ये समझना चाहता हूं कि ये जो पूरा एजेंडा कांग्रेस चला रही है वो तो समझ में आया, लेकिन क्या ये कांग्रेस के वर्कर्स में, विद इन द पार्टी, ये बात सही तरीके से लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि ये भी सुनने में आया है कि कांग्रेस के ही कुछ हलकों में इसका विरोध है।
बिल्कुल, देखिए इसका विरोध है। और जब अभी कुछ दिन पहले जब हनुमान जयंती को कांग्रेस कार्यालय, प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, सुंदरकांड का हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर किया गया था, तो कुछ दबी जुबान में यहाँ से आवाज़ उठी थी और कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने कहा था कि यहाँ पर अब ईद मनाई जानी चाहिए, नमाज पढ़ने की भी अनुमति यहाँ पर दी जानी चाहिए। तो दबी जुबान पर इसका विरोध हो रहा है, लेकिन कोई भी नेता, देखिए अभी किसी नेता की इतनी बड़ी हैसियत नहीं है मध्य प्रदेश में कि वो कमलनाथ के सामने खुलकर बोल सके कोई बात, लेकिन जब दबी जुबान पर इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुत्व की तरफ मूव कर रहे हैं कमलनाथ और लगातार जो है वो हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रहे हैं या दिखाना चाह रहे हैं वोटर्स को या मध्य प्रदेश की जनता को कि वो हिंदुत्व को लेकर कितने वो संजीदा है और किस तरीके से वो हिंदुत्व को फॉलो करती है, उस चीज़ को लेकर सवाल उठ रहा है। क्योंकि कई जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं, कई जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई है कि कांग्रेस का ये इस तरीके से कमलनाथ का मैसेज देना वो सही नहीं है। क्योंकि हम अगर देखें तो INDIA के जो भी गठबंधन है उसमें भी वहाँ पे आवाज़ उठी है वहाँ पर, और RJD के जो सांसद हैं उन्होंने भी आवाज़ उठाई है कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ये एक तरीके से INDI जो गठबंधन है जो उससे अलग होकर इस तरीके से काम कर रहे हैं कमलनाथ, लेकिन इस पर अभी भी किसी बड़े नेता ने कांग्रेस के कमलनाथ को के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, ना कोई ट्वीट किया है, लेकिन दबी जुबान में विरोध हो रहा है। और देखिए, लेकिन कमलनाथ के सामने इस समय बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है मध्य प्रदेश की जो चुनावी राजनीति है इस समय, लेकिन कमलनाथ जो है लगातार इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। वो समझ गए हैं कि अपनी जमीन बचा के रखना है, और खासतौर पर छिंदवाड़ा में, क्योंकि पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा में लगातार कमलनाथ और उनके बेटे जो नकुलनाथ वहां पे सांसद हैं, उनका जो है जीत का जो अंतर है वो लगातार कम हुआ है। वो लाखों से अब 1000 में आ गए हैं। तो उनको समझ में आया है कि कम से कम अपनी जमीन अगर बचानी है तो छिंदवाड़ा में, जो कि उनकी राजनीति का केंद्र रहा है और पूरा राजनीतिक कैरियर उनका वहां से शुरू हुआ है, तो उसको बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। शायद इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि छिंदवाड़ा में लगातार बड़ी कथाएं करवा रहे हैं और हिंदुत्व की तरफ अपना वो रुझान दिखा रहे हैं। और देखिए, एक बात और है कि छिंदवाड़ा से ही करीब 84-85 जो सीटें हैं मध्य प्रदेश में, आदिवासी बहुल सीटें, उसको भी साधने की कोशिश जो है वो की जा रही है। पंडित धीरेन के बिल्कुल, ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व है दरअसल एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी कर रही है। अजीत, ये बात आपने बिल्कुल बताई है और इसको रखा है, ये बात समझ में आई है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे न्यूज क्लिक को लेकर नित नए खुलासे हो रहे हैं, और क्या ये खुलासे सामने आ रहे हैं और उससे ये बात एक्सपोज होकर सामने आई है कि एक ऐसा गुट रहा है इस देश में बुद्धिजीवियों का, कथित तौर पर बुद्धिजीवियों का और पत्रकारों का, जिन्होंने भारत विरोधी अभियान चलाने को लेकर काम किया था। और न्यूज क्लिक एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। बीजेपी ने कांग्रेस पर देश विरोधी अभियान चलाने का आरोप लगाया है। ये कहा गया है कि एक कांग्रेस से पल्लवित पुष्पित पोषित था। प्रवर्तन निदेशालय ने नई दिल्ली में न्यूज क्लिक के संपादक प्रवीर पुरकायस्थ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत बड़ी कार्रवाई की थी। चीन से कथित तौर पर धन पाने को लेकर नित नए खुलासे हो रहे हैं। परंजॉय गुहा ठाकुरता समेत कई पत्रकारों और एक्टिविस्ट के नाम सामने आ रहे हैं। दरअसल ये वही लोग हैं जो किसी न किसी रूप से सरकार के विरोध में अभियान चलाते रहे अब तक, और उनकी मंशा अब सिद्ध हो रही है जब ये खुलासे एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। चीन से धन लेने जैसी बातें सामने आ रही हैं। भारत में चल रहे विकास कार्यों, वैक्सीन अभियान, PM केयर, सेंट्रल विस्टा, CAA, राम मंदिर, पेगासस और राफेल जैसे तमाम मुद्दों का इन लोगों ने मुखर विरोध किया था। ईडी ने 2021 में भी न्यूज क्लिक के खिलाफ कार्रवाई करके बड़ा खुलासा किया था और बताया था कि इस तरह के जो एजेंडे हैं वो चलवाए जा रहे हैं न्यूज क्लिक की तरफ से और चीन से फंडिंग की जा रही है। ईडी के मुताबिक न्यूज क्लिक ने FDI के माध्यम से 9.59 करोड़ रुपए विदेशी फंड स्वीकार किया था। इसके साथ ही 28.46 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का भी पता लगाया था। आरोप है कि कंपनी ने जेल में बंद गौतम नवलखा को 17 करोड़ से ज्यादा रुपए वेतन दिया था। साथ ही कई पत्रकारों को धनराशि दी गई थी। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने न्यूज क्लिक पर ईडी की कार्रवाई का विरोध किया है। इसे एक टारगेट कैंपेन माना है। यह ऐसा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का कहना है कि यह प्रेस पर टारगेट है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या देश विरोधी अभियान में चीन के फंड को लेकर चल रहे प्रोपेगेंडा को पत्रकारिता कहा जा सकता है? जब फंडिंग चीन से हो रही है तो क्या उस प्रोपेगेंडा को पत्रकारिता कहा जा सकता है? ये बात बड़ा सभी के सामने है और इसको समझने की जरूरत है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज यादव बने हुए हैं। अनुज, बहुत सारे सवाल दरअसल न्यूज क्लिक पर उठाए गए हैं और अब एक के बाद एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मंशा थी वो सिद्ध हो रही है, न्यूज क्लिक की तो सिद्ध हो ही रही है, साथ ही साथ वो सारे लोग जो ऐसे अभियानों में पीछे लगे हुए थे।
देखिए निखिल, इसमें सबसे बड़ी बात सोचने और समझने वाली ये है कि ये जो सारी खबरें आई हैं कि न्यूज़ क्लिक किस तरीके से चीन के एजेंडे को आगे चला रहा है, ये किसी भारत के किसी देश के अखबार में ये खबरें नहीं छपी हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात का खुलासा किया है कि न्यूज़ क्लिक किस तरीके से चीन के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है और भारत विरोधी अभियान के तहत वो कार्य कर रहा है। जो लोग जुड़े हैं पत्रकारिता के नाम पे, जो लोग जुड़े हैं और न्यूज़ क्लिक का समर्थन कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यही है कि जब मनी लॉन्ड्रिंग के केस ईडी दर्ज करती है न्यूज़ क्लिक के खिलाफ तो ये लोग बचाव में क्यों आते हैं। उसमें कांग्रेस है, वाम दल हैं, तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हैं, पत्रकार हैं, हमेशा ये क्यों खड़े होते हैं न्यूज़ क्लिक के साथ। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब देश के अंदर कोई भी बड़ी परियोजनाओं को मोदी सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा लाया जाता है, उसका भी ये लोग विरोध क्यों करते हैं। हम जानते हैं कि कोविड का जब वैक्सीनेशन कार्यक्रम पूरे देश के अंदर शुरू हुआ था तो इस कोविड वैक्सीन पर सवाल उठाने वाले यही तथाकथित बुद्धिजीवी लोग थे। सेंट्रल विस्टा की आप बात कर लीजिए, वेब पोर्टल के माध्यम से महीनों तक कवर स्टोरी की गई हैं। तो यही एक सबसे बड़ा सवाल है और अब सवाल नहीं है, अब तो सारी सबूतें भी सामने आ रहे हैं क्योंकि ईडी ने, अगर हम बात करें तो न्यूज़ क्लिक के जो संस्थापक हैं प्रबीर पुरकायस्थ, उनकी जो संपत्ति है 4.5 करोड़ का तो फ्लैट दक्षिणी दिल्ली के अंदर जब्त किया गया है, 41 लाख रुपए कैश जब्त किए गए हैं और इस बात के ईडी के पास अब लगातार पुख्ता सबूत है कि किस तरीके से एफडीआई के नाम पर फंडिंग होती थी और उस फंडिंग से केंद्र सरकार के जो योजनाएं हैं उनके खिलाफ किस तरीके से प्रचार और प्रसार किया जा रहा था। एक बात और बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो एक नैरेटिव गढ़ा जाता था, जो कथित बुद्धिजीवियों के बारे में, कथित बुद्धिजीवी कहूंगा, उनके सहारे, इन जो पत्रकारिता से जुड़े लोगों के सहारे, तो क्या बहुत सारे लोगों को कम से कम अब ये समझ में आना चाहिए कि ऐसे लोगों का एजेंडा क्या है, ये नैरेटिव क्या था, ये लोगों के सामने समझ में आ रहा है। देखिए इसमें एक सबसे बड़ी बात तो निखिल सोचने वाली यही है कि इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो टेलीविजन का बड़ा नाम हुआ करते थे, जाना माना चेहरा हुआ करते थे। आखिर उन लोगों ने टीवी को छोड़कर वेब पोर्टल की दुनिया को क्यों अपनाया? वो उसके पीछे शायद इसी तरह के कारण रहे थे कि टीवी पे जो संभव नहीं होगा वो वेब पोर्टल के माध्यम से वो अपना जो एक एजेंडा है उसको जनता के बीच में लेकर जाया जाए। न्यूज़ क्लिक निश्चित तौर पर, क्योंकि इसको विदेशी फंडिंग होती है और यहां से सिर्फ फंडिंग ही नहीं होती बल्कि इस वेब पोर्टल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको एक अच्छा खासा उनको पैसा मिलता है। इस बात के भी पूरे संकेत मिले हैं और ईडी ने तो जो जांच की है इस बात में साबित हो चुका है कि करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है जो न्यूज़ क्लिक के लिए ना सिर्फ काम करते हैं बल्कि जो लोग उससे जुड़े भी हैं, अस्थायी रूप से भी जो लोग जुड़े हैं। तो ये एक ऐसा ग्रुप बना हुआ है देश के अंदर जो हमेशा केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, सिर्फ उसकी मुखालफत करना, उसके विरोध में लिखना, और यहीं से ये बात शुरुआत हुई थी। और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने तो निखिल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात को बताया था कि कांग्रेस के साथ, वाम दलों के साथ इनके क्या संबंध है। जी बिल्कुल, सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करना और फिर उसको पत्रकारिता जायज करना, उसको पत्रकारिता साबित करना, ये इस पूरे गुट का भी एक काम था और न्यूज़ क्लिक के एक्सपोजर के साथ ये लोग भी एक्सपोज हुए। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए अनुज। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।